नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के, 1 इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करेंगे सतलुज यमुना लिंक से संबंधित SYL। इस आर्टिकल में फोकस इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट पर होगा। 2 आर्टिकल 2 हिंदू के डिस्कस करेंगे, एक पोक्सो एक्ट से संबंधित, दूसरा श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसमें इंडिया और चाइना के रोल से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एथिक्स का एक एग्जाम्पल। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा। इन्होंने अनाउंस किया कि वो PM की पोस्ट से रिजाइन कर रही हैं। इन्होंने कहा कि देखो, मतलब मैं उतनी ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं महसूस कर रही हूँ, इस वजह से मैं PM की पोस्ट से रिजाइन कर रही हूँ। तो देखो, आमतौर पे आपने देखा जैसे USA में ट्रंप राष्ट्रपति नहीं रहे तो उन्होंने आसानी से पावर को ट्रांसफ़र नहीं किया। कैपिटल हिल में वहाँ पर वायलेंस देखने को मिला और वो बोलते रहे कि इलेक्शन में धांधलेबाजी हुई है। ब्राजील में भी ऐसा ही देखने को मिला कि जो बोल्सोनारो राष्ट्रपति थे, जो हार गए थे इलेक्शन, उनके सपोर्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जैकिंडा, जो अभी प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं, लेकिन वो उनका मानना है कि मैं न्याय नहीं कर पा रही हूँ, एनर्जेटिक नहीं महसूस कर पा रही हूँ, इस वजह से मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो देखो, पॉलिटिक्स में ऐसा काफ़ी रेयर देखने को मिलता है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, वो बताते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनल गेन के लिए नहीं है, सर्विस के लिए है। तो कम से कम जैकिंडा जो प्रधानमंत्री है न्यूजीलैंड की, उन्होंने ये साबित किया है। ये आप यूज़ कर सकते हो। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल हम अक्सर देते हैं। उन्होंने रेल हादसे होने के पर प्रॉपर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर दिया था। तो ये एथिक्स का एग्जाम्पल है जो आप यूज़ कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित है। इस आर्टिकल में देखो फोकस सतलुज यमुना लिंक पर है और आप GS पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मैं आपको कंटेक्स्ट बताता हूं। देखो, पूरी कहानी हम डिस्कस करें उससे पहले कंटेक्स्ट ये है, 2020 में ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था हरियाणा और पंजाब को कि आप SYL को लेके जो विवाद है ना, अपने आप से सुलझाइए। और यूनियन जल मिनिस्टर गजेंद्र शेखावत को भी कहा था कि आप दोनों सरकारों की मदद कीजिए इस विवाद को सुलझाने में। तो ये कंटेक्स्ट है। अब कंटेक्स्ट ये है कि कोशिश की दोनों राज्य सरकारों ने इस विवाद को सुलझाने की, लेकिन विवाद नहीं सुलझ पाया। अब कहानी क्या है? देखो, जो SYL है ना, इसका पूरा नाम है सतलुज यमुना लिंक। ये जो सतलुज रिवर है ना, पंजाब से जाती है। यहां से एक नहर निकाली जाए जो कि हरियाणा में यमुना नहर को लिंक करे और सतलुज रिवर का जो पानी है ना, थोड़ा बहुत इस नहर की सहायता से आए यमुना नहर में। यह मकसद है SYL का, यानी सतलुज यमुना लिंक। एक ऐसी नहर जो सतलुज और यमुना नदी को आपस में जोड़े और जिस नहर में सतलुज नदी से पानी आए और जाए यमुना नदी में, टोटल जिसकी लेंथ होगी 211 किलोमीटर। समझ गए? अब मकसद देखो, इस नहर को इस्टेब्लिश करने का यह था, हरियाणा में जो पानी की कमी है उसकी भरपाई की जाए। सतलुज रिवर में जो पानी आता है रावी और ब्यास से भी आता है। रावी नदी और ब्यास नदी दोनों ओरिजिनेट होती हैं हिमाचल प्रदेश से, मिल जाती हैं सतलुज रिवर में। तो हरियाणा का यह कहना था कि रावी और ब्यास का पानी हमें भी मिलना चाहिए। ये नहर जब बनेगी तो सतलुज से पानी आएगा यमुना नहर में और सतलुज में पानी आ रहा है रावी और ब्यास से भी। तो इस नहर के थ्रू रावी और ब्यास रिवर का जो पानी है थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा। और ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके पीछे भी एक कहानी है। देखो, पहले हरियाणा और पंजाब दोनों एकजुट थे। पंजाब का बाइफर्केशन हुआ था, मतलब पंजाब से 2 स्टेट निकल के आए थे 1966 में, हरियाणा और पंजाब। 1966 से पहले 1955 में रावी और ब्यास के पानी को कैलकुलेट किया गया था, जो उस समय था 15.85 मिलियन एकड़ फीट। पानी कितना है ये मेजर करने के लिए यूनिट है मिलियन एकड़ फीट, यानी MAF। तो ये डिसाइड हुआ था 1955 में कि इसमें से, यानी 15.85 MAF में से 8 मिलेगा राजस्थान को, 7.2 MAF मिलेगा अनडिवाइडेड पंजाब को, क्योंकि उस समय पंजाब और हरियाणा एकजुट था, और जम्मू एंड कश्मीर को मिलेगा 0.65 MAF। अब देखो, उस समय पंजाब अनडिवाइडेड था, लेकिन 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बन गए पंजाब से। तो हरियाणा ने बोला कि 1955 में जो ये डिसाइड हुआ था तब तो हम आपके साथ थे, बट हम आपसे अलग हो गए हैं,
तो ये जो शेयर अनडिवाइडेड पंजाब को मिलना था 7.2 MAF, ये अब इसमें से कुछ हिस्सा तो हमें भी मिलना चाहिए ना। बाकी सब चीजों का बंटवारा हुआ है तो पानी का बंटवारा भी होना चाहिए। तो 1966 से ये वाटर डिस्प्यूट इमर्ज होके आया। तो ये डिसाइड हुआ कि पानी का बंटवारा किया जाएगा SYL की सहायता से। हरियाणा छोटा भाई था, पंजाब से निकला, तो थोड़ा बहुत पानी भी उसको मिलना चाहिए था। तो सोचा गया कि एक नहर बनाई जाए, उस नहर के थ्रू सतलुज रिवर में जो रावी और ब्यास का पानी आ रहा है ना, उस पानी को ट्रांसफर किया जाए यमुना नहर में। इस नहर की टोटल लेंथ कितनी होगी? 211 किलोमीटर। 211 में से देखो 121 किलोमीटर जो ये नहर है वो पंजाब में पड़ती है, और बाकी की 92 किलोमीटर या 90 किलोमीटर की जो नहर है वो हरियाणा में पड़ती है। अब चूंकि देखो हरियाणा को पानी लेना था पंजाब से, तो हरियाणा को जल्दी थी, हरियाणा ने तो जल्दी जल्दी नहर क्रिएट कर दी। 1980 आते आते हरियाणा ने अपने हिस्से की 90 किलोमीटर की नहर बना दी, लेकिन पंजाब ने काम स्टार्ट किया 1982 में, 1982 में। जैसे ही पंजाब ने काम स्टार्ट किया, अब आपको पता है पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गई, हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है। वहां पे अपोजिशन पार्टीज ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि पंजाब क्यों पानी दे हरियाणा को। तो उस समय अपोजिशन था शिरोमणि अकाली दल का, इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि हम नहर नहीं बनने देंगे, हम पंजाब से पानी हरियाणा नहीं जाने देंगे। लेकिन उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी, उन्होंने अप्रैल 1982 में नहर का काम स्टार्ट करवा दिया पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में कपूरी विलेज के पास। बाद में देखो 1984 में आपको पता है ब्लू स्टार ऑपरेशन चला, बाद में इंदिरा गांधी जो उस समय प्रधानमंत्री थी उनकी असैसिनेशन भी हो गया, तो हालात काफी ज्यादा खराब हो गए थे। जुलाई 1985 में एक अकॉर्ड साइन हुआ, जिसके तहत वो अकॉर्ड प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ साइन किया था, जिसे राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस अकॉर्ड में यह डिसाइड हुआ था कि एक नया ट्रिब्यूनल सेट किया जाएगा। वो ट्रिब्यूनल जो है पानी के बंटवारे को लेकर डिसाइड करेगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे वी बालकृष्ण इराडी। इनकी लीडरशिप में एक ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया था, जिसका काम दिया गया था कि आप असेस कीजिए पानी की अवेलेबिलिटी कितनी है और कितना पानी शेयर किया जा सकता है। तो इस ट्रिब्यूनल ने ना ये रिकमेंड किया हरियाणा और पंजाब का जो पानी का शेयर है ना, उसे इंक्रीज कर दिया जाए। पंजाब का पानी का शेयर इंक्रीज कर दिया जाए बाय 5 MAF, और हरियाणा के पानी का जो शेयर है वो इंक्रीज कर दिया जाए बाय 3.83 MAF। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी देखो पंजाब ने नहर का काम तो नहीं स्टार्ट किया, और अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अगस्त 1985 में तो जो शिरोमणि अकाली दल के चीफ थे उनकी हत्या कर दी गई मिलिटेंट्स के द्वारा। 1990 में पंजाब में नहर बनवाने का काम जिस चीफ इंजीनियर के पास था उनकी हत्या कर दी गई। एक सुपर इंटेंडिंग इंजीनियर की हत्या कर दी गई मिलिटेंट्स के द्वारा, क्योंकि उस समय इंसर्जेंसी थी। तो पंजाब में कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से रुक गया। काम रुक गया तो 1996 में हरियाणा गवर्नमेंट फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुंची कि देखो नहर का काम नहीं चल रहा है पंजाब में। तो 2002 में ना सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को आदेश दिया कि आप SYL का नहर का काम कंप्लीट करवाइए 1 साल के अंदर अंदर। पंजाब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन फाइल की। रिव्यू पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पंजाब जल्द से जल्द नहर का काम कंप्लीट करवाए, और सुप्रीम कोर्ट ने काम दे दिया सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को, यानी CPWD को, ताकि सेंट्रल डिपार्टमेंट जो है वो जल्दी से नहर का काम कंप्लीट करवाए, क्योंकि पंजाब का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट था वो नहर नहीं खुदवा रहा था। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट के 2004 के इस वर्डिक्ट के अगेंस्ट पंजाब असेंबली ने ना एक बिल पारित कर दिया, पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट बिल एक्ट बन गया पास होने के बाद में। इस एक्ट के तहत पंजाब ने अपने सभी रिवर वाटर एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया जो कि पड़ोसी राज्यों के साथ थे। उस समय प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह इशू रेफर किया कि देखो पंजाब ने तो ये एक्ट पारित कर दिया जिसके तहत उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ जो भी रिवर एग्रीमेंट्स थे उनको रद्द कर दिया, तो अब आप इस पर फैसला दीजिए। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि पंजाब ने जो ये एक्ट पारित किया था जिसमें उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ में रिवर एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया, यह एक्ट गलत था, यह इनवैलिड है, पंजाब की सरकार ऐसा नहीं कर सकती।
2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स को बोला कि आप आपस में नेगोशिएट कर लीजिए, और यूनियन जल मिनिस्टर को बोला कि आप दोनों राज्यों के बीच में थोड़ा नेगोशिएट करवाइए, मीडिएट करवाइए। कोशिश हुई, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद में कोशिश हुई, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई। यही कंटेक्स्ट है आज का कि तीनों ने प्रयास किया, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने और यूनियन जल मिनिस्टर ने, लेकिन एसवाईएल को लेकर कोई फैसला नहीं आज का। पंजाब का देखो ये तर्क है कि हमारे पास पानी नहीं है देने के लिए, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। चूंकि हिमाचल प्रदेश साथ लगता राज्य है पंजाब के, तो होना ये चाहिए जहां पानी का सोर्स है ना, उसका साथ लगता स्टेट के पास पूरा हक है पानी को यूज करने का, और हमारे पास पानी देने के लिए नहीं है। पंजाब के बहुत सारे एरियाज 2029 आते आते ड्राई हो जाएंगे, इसलिए ऐसी सिचुएशन में पानी देना हरियाणा को मुमकिन नहीं है। हरियाणा का यह कहना है, काफी समय से ट्रिब्यूनल का फैसला आने के बाद भी पंजाब जो है पानी देने को तैयार नहीं है। हरियाणा बहुत कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल फूड पूल में, तो हरियाणा का हक बनता है पानी, रावी और ब्यास का जो पानी के ऊपर हरियाणा का भी हक बनता है। ग्राउंड वाटर तो हमारे यहां पे भी डिप्लीट हो रहा है, और सिंचाई के लिए किसानों को पानी अवेलेबल करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है। साउथ इंडिया में भी पानी का लेवल जो है 1700 फीट तक डिप्लीट हो चुका है, वहां पे पीने की पानी की प्रॉब्लम है। हरियाणा में भी ऐसी ही सिचुएशन आने जा रही है, तो इसलिए हमें पानी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, आपको एसवाईएल का पूरा विवाद समझ में आ गया। अब थोड़ा जनरलाइज करके डिस्कस करें। दो स्टेट्स के बीच अगर पानी को लेके विवाद पैदा हो जाता है, तो क्या अरेंजमेंट्स हैं हमारे देश में उस विवाद को सुलझाने के लिए। संविधान के आर्टिकल 262 में यह बोला गया है, पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकता है दो राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को सोल्व करवाने के लिए, सुलझाने के लिए। तो पार्लियामेंट के थ्रू कानून बनाया हुआ है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। दो राज्यों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर अगर विवाद आ जाता है ना, तो इस एक्ट के थ्रू सुलझाया जाता है, जिसमें प्रोविजन है कि ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है उस विवाद को सुलझाने के लिए। एक और एक्ट बना 1956 में, रिवर बोर्ड एक्ट 1956, जिसमें कहा गया इंटर स्टेट बेसिन के ऊपर एडवाइज करने के लिए रिवर बोर्ड का गठन किया जा सकता है। लेकिन देखो, आज तक किसी भी रिवर बोर्ड का जो गठन है नहीं किया गया है इस एक्ट के अंतर्गत। तो ये एक्ट जो है वो सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है, कभी इसका यूज नहीं किया गया। हाँ, इसके तहत नीचे वाले एक्ट का काफी यूज किया गया, काफी सारे ट्रिब्यूनल्स बने हैं विभिन्न राज्यों के बीच में रिवर के पानी के बंटवारे को, विवाद को सुलझाने के लिए। समझ गए? अब देखो, कुछ रीजंस हम जानते हैं जिसकी वजह से विभिन्न राज्यों के बीच में पानी का जो विवाद है ना वो आता रहता है। सबसे पहली चीज देखो, पानी को गवर्न करने की जो लेजिस्लेटिव पावर है ना, दोनों के पास में है। यूनियन गवर्नमेंट के पास में भी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। पार्लियामेंट भी पानी के गवर्नेंस को लेकर कानून बना सकती है और स्टेट असेंबली भी बना सकती है। तो देखो, एम्बिग्विटी है ज्यूरिडिक्शन को लेके, तभी तो पंजाब ने 2004 में वो एक्ट पारित कर दिया कि हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो भी रिवर एग्रीमेंट साइन हुए हैं उनको रद्द करते हैं। दूसरा, ट्रिब्यूनल देखो जब पानी के बंटवारे को लेके अपना फैसला दे देते हैं ना, उसके बाद कोई अथॉरिटी नहीं है उस फैसले को इन्फोर्स करवाने के लिए। समझ गए? यहां पे देखो, लैक ऑफ इफेक्टिव अथॉरिटी। जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दे दिया उसको इन्फोर्स कराने के लिए कोई प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। नेक्स्ट, आर्टिकल 262 में यह बोला गया है कि पार्लियामेंट कोई कानून बना सकती है और सुप्रीम कोर्ट को रोक सकती है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में अपनी ज्यूरिडिक्शन को एक्सरसाइज करने से। लेकिन देखो, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में दखलंदाजी जो है करती रहती है आर्टिकल 136 के थ्रू अपनी पावर का इस्तेमाल करके। तो इस वजह से जो अथॉरिटी है, ज्यूरिडिक्शन है, उसको लेके विवाद उत्पन्न होता रहता है। मैं आपको फिर से आसान भाषा में बोलता हूं। देखो, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 में यह बोला गया है, ट्रिब्यूनल जो फैसला देगी ना वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल नहीं की जा सकती। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली विवाद में जो राज्य इन्वॉल्व होते हैं ना, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं अपनी अपील को लेके, जो कि 1956 के एक्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, देखो ट्रिब्यूनल के जो मेंबर होते हैं ना वो भी जुडिशरी से आते हैं, वो पानी को एक्सपर्ट नहीं होते।
तो ये भी एक विवाद है कि ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स होना वो पानी के एक्सपर्ट होने चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, सिर्फ जजेस को ना शामिल किया जाए ट्रिब्यूनल में। नेक्स्ट पॉइंट, कई बार देखो कोई राज्य जाता है कि इस पानी के बंटवारे को लेकर विवाद है तो ट्रिब्यूनल का गठन कर दीजिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ना काफी समय लगा देती है ट्रिब्यूनल का गठन करने में। पहले कोशिश की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि नेगोशिएशन से विवाद को सुलझा लिया जाए, लेकिन नेगोशिएशन चलती रहती है और ट्रिब्यूनल का जो गठन है वो लेट हो जाता है। नेक्स्ट 6th पॉइंट, क्योंकि देखो हमारे देश में 50% के आसपास पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ना विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ना पॉलिटिक्स करती हैं पानी के बंटवारे को लेके। पानी इमोशनल इशू है हमारे देश में, तो रैशनैलिटी नहीं चलती, इमोशंस चलते हैं, इस वजह से भी विवाद आते रहते हैं। 7वां पॉइंट, लैक ऑफ डेटा है। देखो पानी के बंटवारे करना है ढंग से तो डेटा तो प्रॉपर होना चाहिए ना, ऑथेंटिक होना चाहिए, लेकिन पानी संबंधी डेटा ही नहीं मिलता, किस रिवर में कितना पानी है, अवेलेबिलिटी कितनी है, ये सब चीजें। अब वे फॉरवर्ड में क्या कहा जाता है? वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, सरकारिया कमीशन में यह रिकमेंड किया गया था कि ट्रिब्यूनल जो वर्डिक्ट देना वो फाइनल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो वैल्यू होती है ना, ट्रिब्यूनल के फैसले की वैल्यू भी वैसी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रिब्यूनल जो फैसला दे दे उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इस इशू पर अपील जाए कि प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। अगर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो किया गया है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अपील नहीं जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, इस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरस्टेट जो काउंसिल हैं उनको यूज किया जा सकता है पानी के बंटवारे को सुलझाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 5वां, थर्ड पार्टी मीडिएशन का सहारा भी लिया जा सकता है। जैसे देखो भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा मीडिएट करवाया गया है, तो कोई थर्ड पार्टी मीडिएट करवाए दो राज्यों के बीच में पानी के बंटवारा को लेके तो ज्यादा अच्छा होगा। 6वां पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड हो ताकि वर्डिक्ट देने में आसानी हो ट्रिब्यूनल को। तो ये कुछ सजेशंस हमने डिस्कस किए और पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंटर वाटर डिस्प्यूट को लेके। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है पोक्सो एक्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 10 साल पूरे हो चुके हैं पोक्सो एक्ट को आए। 14 नवंबर 2012 को ये एक्ट होना स्टार्ट हुआ था। सही मौका है इस एक्ट को इवेल्युएट करने का, कितना कारगर साबित हुआ है, कितना इफेक्टिव है ये एक्ट। पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। मकसद था इस एक्ट का बच्चों के अगेंस्ट जो बच्चों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, बच्चों के सेक्सुअल अब्यूज के केसेस आते हैं, उनको एड्रेस करना। राइटर कहते हैं देखो इस एक्ट में जो कन्विक्शन रेट है ना बहुत ज़्यादा कम है। उसके रीजंस भी हैं जिनकी हम बात करेंगे। वैसे तो पोक्सो एक्ट का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो जेंडर न्यूट्रल है, मतलब चाइल्ड लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है जिसकी एज 18 साल से कम है। कुछ प्रॉपर डेटा तो नहीं रिलीज किया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा कि पोक्सो एक्ट में जो केस दर्ज होते हैं कितने बॉयज़ के होते हैं कितने गर्ल्स के होते हैं। लेकिन देखो पर्टिकुलर स्टेट छत्तीसगढ़ की बात करें तो उसका डेटा है, आईपीएस के तौर पे काम किया राइटर ने छत्तीसगढ़ में, इसलिए छत्तीसगढ़ का डेटा राइटर के पास है कि 1000 पोक्सो के केसेस में ना 8 लड़कों के होते हैं बाकी गर्ल्स के होते हैं। बेशक देखो मेल चाइल्ड्स के जो केसेस हैं कम हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस हो सकता है कि अनरिपोर्टेड भी रह जाते हों। आज के समय में देखो पोक्सो एक्ट से संबंधित अवेयरनेस तो काफ़ी आ गई है, क्योंकि अगर मान लीजिए 18 साल से कम के बच्चे के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ का केस सामने आता है ना, तो उसे रिपोर्ट करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, उसको छुपाना एक अपराध है। तो इसी वजह से कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, डॉक्टर हो, उसको निश्चित रूप से केस जो है वो पुलिस को बताना ही होता है। तो अवेयरनेस बढ़ने कारण पोक्सो के जो केसेस हैं ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। अब पोक्सो एक्ट में एक नया ऑफेंस ऐड कर दिया गया है, स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल। चाइल्ड से संबंधित पोर्न वगैरह स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। सेक्सुअल असोल्ट को क्लियरली डिफाइन किया गया है एक्सप्लिसिट टर्म्स में। जैसे देखो आईपीसी में आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमन, ये काफ़ी एम्बिगुअस टर्म है। आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ वुमन मतलब वुमन की जो मोडेस्टी है
कब आउटरेज होगी, इसको लेके कोर्ट फैसला करती है। लेकिन पोक्सो एक्ट में बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल असोल्ट एक्सप्लिसिट टर्म्स में, बिल्कुल साफ साफ टर्म्स में एक्सप्लेन कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है। देखो, लेकिन अभी भी पोक्सो एक्ट के अंतर्गत जब अपराध होता है ना, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से गाइडेड है। जैसे देखो, मान लीजिए अगर अपराध में पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है, तो देखो उस केस में जो विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना जरूरी है। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एग्जामिन करेगी, ये जरूरी है। और चाइल्ड की एज को भी डिटरमाइन करना जरूरी है। तो सारी चीजें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से होती हैं। अब पोक्सो एक्ट में देखो ये बताया गया है कि जब गर्ल चाइल्ड की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा तो उस समय वुमन सब इंस्पेक्टर मौजूद रहेंगी, या तो बच्चे के घर में जाएंगी या फिर जो बच्चा है उसकी चॉइस की लोकेशन हो सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको भी पता है फीमेल सब इंस्पेक्टर्स की कितनी ज़्यादा कमी है। बहुत सारे पुलिस स्टेशंस में एक भी आपको फीमेल पर्सनल नहीं देखने को मिलेगी। 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा एक स्कीम चलाई गई थी जिसमें इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमन को क्रिएट करने का प्रयास किया गया था। बोला यह गया था कि महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम की जांच करने के लिए 15 पुलिस ऑफिसर होंगे, जिसमें कम से कम 1/3 तो वुमन ऑफिसर होंगे। इस यूनिट को लीड किया जाएगा एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एडिशनल एसपी के द्वारा। हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी इन्वेस्टिगेशन यूनिट को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इस स्कीम के लिए देखो जो पैसा जो शेयर होना था ना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो 50-50% शेयर होना था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स इस स्कीम के प्रति ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को हर एक पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क भी इस्टेब्लिश करने थे, लेकिन बहुत सारे पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे ऐसे महिला डेस्क नहीं है, एक भी वुमेन स्टाफ भी नहीं है, जैसा हमने डिस्कस किया। इसी प्रकार से देखो एक और दिक्कत है, जब विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होती है ना, तो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी किया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट में बोला गया 2018 की सफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से। लेकिन देखो अभी भी ऐसा नहीं होता। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा स्पेसिफिकेशंस नहीं जारी किए गए हैं, कितने एचडी की वीडियो होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए। मतलब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्डाइज नहीं है कि विक्टिम की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो किस प्रकार से हो, टेक्निकलिटीज़ क्या हों। और देखो जब भी ऑडियो वीडियो एविडेंस होता है ना, तो उसकी जांच भी करवाई जाती है, आपको पता है, फोरेंसिक लैब से। फोरेंसिक लैब का भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में उतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजन ये है, जो विक्टिम है उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। बट देखो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है। इस वजह से बहुत से लोग ना अपनी स्टेटमेंट से पलट जाते हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसी सिचुएशन में जो पहले स्टेटमेंट दी गई थी ना, वो नलीफाई हो जाती है, ये दिक्कत आती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है, जब देखो विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है ना, तो उस समय सीआरपीसी के प्रोविजंस के दौरान मेडिकल एग्जामिनेशन लड़की का कंडक्ट किया जाता है फीमेल डॉक्टर के द्वारा। ये साफ तौर पे पोक्सो एक्ट में बोला गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि 2 फिंगर टेस्ट बैन है सेक्सुअल पेनिट्रेशन का पता लगाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके कहीं कहीं पर 2 फिंगर टेस्ट का सहारा लिया जाता है ये पता लगाने के लिए कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है, इंसर्शन हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट एक दिक्कत यह आती है पोक्सो संबंधित केसेस में, यह प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है कि जिसके अगेंस्ट अपराध हुआ है वो चाइल्ड ही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो देखो बच्चे की मार्कशीट मान लेता है कि इसी के बेस पे बच्चे की एज है, लेकिन कोर्ट में उसे प्रूव करना काफ़ी बार डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। और एक बार बच्चा मेजर प्रूव हो जाता है तो फिर वो पोक्सो एक्ट के तहत केस नहीं चलता, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। नेक्स्ट दिक्कत ये है पोक्सो के केसेस में 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, 2 महीने के अंदर अंदर। अब देखो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है कि पोक्सो का केस है, 60 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, तो क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर पोक्सो संबंधित केसेस को इंटरनेट के माध्यम से, मतलब ये जो नेटवर्क है ना, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS से, इस नेटवर्क के माध्यम से ना ट्रैक करता है कि कितने पोक्सो के केसेस हैं, क्या स्टेटस है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना जल्दबाजी में
60 डेज के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देता है, बाद में कोर्ट में बहुत दिक्कत आती है। अब होता यह है 90 डेज के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं करते हो ना तो बेल मिल जाती है आरोपी को, बट 60 डेज के अंदर आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देते हो तो भी बेल के लिए एलिजिबल हो जाता है जो आरोपी है वो पर्सन। तो यहां पर ध्यान देना चाहिए कि क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन भी जरूरी है। तो 10 साल पूरे हो गए, काफ़ी तरह की पॉइंट्स आज के इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा बताए गए जो खुद फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर हैं कि इन पॉइंट्स पर पोक्सो एक्ट में सुधार होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो श्रीलंका की इकोनॉमी की जब भी बात आती है ना तो भारत और चाइना का श्रीलंका की इकोनॉमी में क्या रोल है उस पर चर्चा होगी ही होगी, समझ गए। मतलब यूं देखा जाता है कि इंडिया और चाइना के बीच में राइवलरी है श्रीलंका में इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन को लेके। जब भी देखो भारत में चाइना के रोल की चर्चा होगी या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में चाइना के रोल की चर्चा होगी श्रीलंका में, तो ये कहा जाएगा कि चाइना जो है श्रीलंका को डेट ट्रैप में फंसा रहा है। डेट ट्रैप का मतलब ये होता है कि आपने पहले लोन दिया उस देश को, फॉर एग्जांपल चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया और इंटरेस्ट रेट इतनी रख ली कि उस लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेना पड़ रहा है श्रीलंका को चाइना से। और जिस प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया था वो वायबल नहीं था, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन चाइना ने जानबूझ के, पता था कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, फिर भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे दिया श्रीलंका को। श्रीलंका चुका नहीं पा रहा है, उस लोन को चुकाने के लिए फिर से चाइना से लोन लेना पड़ रहा है। ये है चाइना का डेट ट्रैप। देखो 2021 के अंत तक ना श्रीलंका के ऊपर जितना कर्ज है ना, जितना डेट है, उसमें से 19.6% तो चाइना से ही लिया है। यानी अभी श्रीलंका को 2019 के अंत तक $7.4 बिलियन देना था चाइना को। इंडिया को पहले ज्यादा नहीं देना था, लेकिन जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए तब इंडिया ने काफी मदद की श्रीलंका की, $4 बिलियन के आसपास की मदद की, क्रेडिट दिया श्रीलंका को इंडिया के द्वारा। तो सबसे ज्यादा जो क्रेडिटर है, सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश चाइना है श्रीलंका को, दूसरे नंबर पे जापान है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। इसके बाद देखो राइटर ये कहती हैं ज्यादा लोन जो श्रीलंका ने लिया है ना वो चाइना से नहीं लिया है, बल्कि लिया है कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के क्रेडिटर से। प्राइवेट लैंडर्स ने लोन दिया है श्रीलंका को और चाइना का बचाव करती हैं राइटर इस आर्टिकल में, मतलब इनडायरेक्ट बचाव करती हैं। वो कहती हैं कि देखो श्रीलंका की सरकार को ना प्रॉपर बताना चाहिए किस देश ने कितने इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन दिया है। श्रीलंका की सरकार को क्लियरली बताना चाहिए लैंडिंग का क्या रेट है, कितना पीरियड है लोन का, और जो लोन लिया है वो किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, और बाद में लोन लौटाना कब है, किन टर्म्स पे लौटाना है, सब कुछ श्रीलंका की सरकार को क्लैरिफाई करना चाहिए। उसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं कौन सा देश डेट ट्रैप कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। चाइना का जो लोन है श्रीलंका को वो 20% के आसपास है, बाकी तो वेस्टर्न कंट्रीज के क्रेडिटर्स हैं जिनसे श्रीलंका ने लोन लिया है। और देखो उससे भी ज़्यादा, मतलब अभी तक आपको आर्टिकल में राइटर का चाइना की तरफ थोड़ा इंक्लिनेशन समझ में आ गया होगा, उससे भी ज़्यादा लास्ट में वो ये बोलती हैं कि देखो इस पूरे सिनेरियो में ना जो पीपल्स के कंसर्न्स हैं ना वो भुला दिए जाते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर एक फिशरमैन है अनारा सा, इनका नाम लिया जाता है, आजकल ना विरोध कर रहे हैं। चाइना का एक प्रोजेक्ट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है जाफना में सी कुकुम्बर फार्म का, कुकुम्बर मतलब खीरा। तो इनके अनुसार इस प्रोजेक्ट की वजह से ना लोकल जो मैरीन इकोसिस्टम है ना वो तबाह होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए चाइना से लोन लिया गया है या फिर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ पे यूज हो रही है, आप ये भी देखिए। क्या लोकल लोगों को इससे नुकसान हो रहा है, क्या एनवायरनमेंट को इससे नुकसान हो रहा है, इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ बातें डेट ट्रैप की रह जाती हैं, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस में है इस पर रह जाती हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से या फिर लोन के पैसे से लोकल लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये पूरा छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, जिसमें देखो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस का तो एंगल थोड़ा कम था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस की। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने टोटल 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।